हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम एक इस चैनल पे जो है नया एक इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसके अंतर्गत हम यूपीएससी के जो पास्ट ईयर्स पेपर है उसको सॉल्व करा रहे हैं। और उस कड़ी में हम सी सैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे प्रीलिम्स का जीएस पेपर 2 ओके भी कहा जाता है। और आपको पता ही है कि सी सैट कितना ज़्यादा लास्ट ईयर ट्रिकी हो गया था और जीएस पेपर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी था और लेंदी भी था। तो हम सी सैट में स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को कवर करा रहे हैं और जो कि 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर को हम सॉल्व कराएंगे इस कड़ी में, ठीक है। और अभी तक हमने 2014 से लेकर के 2017 तक और 2018 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आ चुका है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि सी सैट 200 मार्क्स का होता है जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और आपको 33% लाना होता है क्योंकि ये क्वालिफाई होता है। और 33% जो है 66 मार्क्स के इक्वल होता है, ओके। तो अगर आपने बिना कोई नेगेटिव मार्किंग के 27 क्वेश्चन अगर करेक्ट कर दिए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट से क्वेश्चन कितने ज़्यादा आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2012 से लेकर के 2022 तक का आंकड़ा मौजूद है, ठीक है, जो कि सी सैट का है। और इसमें जो आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है जो कि बाईलिंगुअल है, ठीक है। इस बाईलिंगुअल में आपको 2012 में तो 32 क्वेश्चन तक आए थे और 2022 में 28 और 2023 में भी 27 क्वेश्चन तक आए हुए थे, ठीक है। ये मतलब इनका एवरेज ही चल रहा है 27 से 30 क्वेश्चन, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कभी 30, 27, 30, 26, 30, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज आपको 27 यानी कि 28 मार्क्स, 28 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इसको किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 2014 के बाद पैटर्न चेंज हुआ था जिसके बाद आप देख सकते हो कि मिनिमम क्वेश्चन जो है वो 25 तक है और मैक्सिमम तो आपको 30 तक गया ही हुआ है, ठीक है। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। और इंग्लिश वाले तो कॉम्प्रिहेंशन को हटा ही दिया गया है क्योंकि 2014 में आंदोलन वगैरह हुआ था हिंदी इंग्लिश को लेकर के। तो अब इससे तो क्वेश्चंस नहीं आए हैं फ़िलहाल। बाकी सबका अलग ही आप देख सकते हो कि जो मैथ्स का है वो उससे भी एवरेज 22 क्वेश्चन है, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन से भी 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग से भी 22 क्वेश्चन है। बट आपका एवरेज और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स बनाता है या आता है गेन करने वाला तो वो 28 के लगभग जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन आपको देता है। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना कि हम इसको छोड़ करके सी सेट को के ऊपर फोकस करते हैं। हमें सब पे बेसिक बेसिक समझ रखनी है, ठीक है, ताकि सिर्फ सी सेट क्वालिफाई कर सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में 2018 का जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पार्ट था सॉरी, उसमें हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। और ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे 20 तक के। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, ये हमारा पहला पैसेज। और पैसेज पढ़ने से पहले के इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो प्रश्न पे आधारित होगा। केवल प्रश्न क्या पूछ रहा है और कॉम्प्रिहेंशन उसका आधार बनेगा, ठीक है। हमने अपनी बुद्धि नहीं लगानी है अलग से कि इसमें ये लिखा है लेकिन असल में तो ये होता है, ठीक है। और हाँ, पर्यावरण के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन सेंस से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। ये मैं कंटिन्यूसली अभी तक सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जलवायु रिलेटेड हमेशा जलवायु वर्ड्स आ जाएंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप थोड़े कॉमन सेंस के थ्रू ना आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना क्योंकि यही एक वैसा पार्ट है इस पूरे पेपर का जिसका आंसर आपके सामने लिखा होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये काफ़ी लंबा पैसेज है और ये रहा उसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है, एक जगह पे पूछता है कि वन आच्छादन में आए ह्रास के परिणाम क्या है। तो यहाँ पे ये परिणाम पूछ रहे हैं, ठीक है, कि परिणाम क्या है हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, निष्कर्ष के कि निष्कर्ष क्या हो सकते हैं,
ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन भी दिया गया यहाँ पे, मरुभवन, यानी कि मरुभवन इसमें कोई वर्ड होगा, ठीक है, जिसके बारे में लिखा गया है के संदर्भ में जैसा कि पैसेज में वर्णन किया गया है, निम्नलिखित में से पूर्व धारणा क्या है, यानी कि कल्पना क्या हो सकती है जो भी पैसेज में दिया है उसके आधार पर। तो ये जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ये जाहिर है कि पैसेज काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो मैं आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो और मैं इसको रीड करके इसके आंसर की तरफ मूव ऑन करती हूँ और मैं इसके जो बेसिक कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको बता दूँगी। ओके, ये उसका सेकंड पार्ट है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इस पैसेज में जो है बताया जा रहा है कि जो वन उन्मूलन है, ठीक है, वनों का जो ह्रास हो रहा है, ठीक है, कटाई हो रही है, उससे होने वाले जो उत्पन्न रिज़ल्ट हैं, परिणाम है, वो क्या-क्या है, ठीक है, उनसे क्या-क्या चीज़ों पे असर पड़ रहा है, ठीक है, और क्या-क्या कारण बन रहे हैं। ओके, इसमें बेसिकली यही दिया गया और डिटेल में अगर जाए बाय क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, तो हमें मिलेगा कि उसके परिणाम स्वरूप देखिए ग्रामीण समुदाय के आर्थिक कल्याणों के लिए आवश्यक खाद, चारा और ईंधन ये सब नहीं मिल पा रहे हैं। मरुस्थलीकरण हो रहा है, ठीक है, मृदा निम्नीकरण हो रहा है, उपलब्ध जल जो है उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। तो सूखा और बाढ़ ये दोनों उत्पन्न हो रहे हैं, वन का जो कटाई हो रहा है उसकी वजह से ये उग्र परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक। और ये मरुभवन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मरुभवन का सीधा सा मतलब है कि सूखा पड़ना, ठीक। पे आप देख सकते हो कि इस मरुभवन का मतलब है डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। और ये एक प्रक्रिया है जिससे का परिणाम क्या निकल रहा है कि उत्पादकता की संपूर्ण हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे और इसका कारण बन रहा है कि हम जो वनों की कटाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके दुष्परिणाम बन रहे हैं जैसे जैसे मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आप जैसे जलवायु से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो आप खुद के कॉमन सेंस से भी कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने जीएस के लिए भी पढ़ा है या तो आप आराम से कर पाओगे इसको। तो क्वेश्चन जो पहला है वो हमारा कह रहा था कि वन अनाच्छादन में आए ह्रास के परिणाम हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं अगर वनों की कटाई हो रही है उसके बाद क्या परिणाम निकल सकते हैं। तो ऊपर ही मृदा की हानि, तो जो मृदा है उसकी हानि होगी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, तो हाँ होगी। अपेक्षाकृत छोटी नदियों की हानि, हाँ हो रही है, इसमें लिखा भी है हिमालय के जो नीचे छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं उनकी हानि हो रही है। तीसरा लिखा हुआ है कि कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव, हाँ जाहिर सी बात है पड़ेगा। बहुत जल की हानि, हाँ ये भी है, तो अब यहाँ से आंसर आपको डी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है उसमें है कि आप सही निष्कर्ष बताएं कि इस पूरे पैसेज का सही निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि वनोन्मूलन के कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, हाँ ये सही बात है कि परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का जिक्र दिया गया है पैसेज में। दूसरा है कि भूमि का लवणीय भवन केवल मानवीय क्रियाकलापों के कारण होता है, नहीं, केवल मानवीय क्रियाकलापों के कारण नहीं होता, ऐसा कुछ भी पैसेज में नहीं लिखा है, और भी कारण बताए गए हैं। और दूसरा है यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड है केवल, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर दो कैंसिल हो जाता है तो हमारा ऑप्शन बी और सी कैंसिल हो जाता है, और डी में लिखा है कि उपरोक्त में से कोई भी सही निष्कर्ष नहीं है, तो एक तो हमारा सही निष्कर्ष है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाता है और हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाता है। वैसे हम सी ऑप्शन को भी पढ़ के अभी क्या करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 29 है उसमें लिखा हुआ है कि मरुभवन यानी जो सूखा पड़ता है, ठीक है, सूखे का कारण बनता है, तो उसका पूर्व धारणा क्या बनाई गई है, ठीक है, इस वर्ड का। तो इसमें लिखा हुआ है कि पहला स्टेटमेंट जो है, मरुभवन केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की एक घटना है, नहीं ये केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की घटना नहीं है, पैसेज में आर्द्र और अर्धशुष्क उनके भी बारे में लिखा गया है, तो पैसेज के हिसाब से भी ये कैंसिल होता है और एक एक्सट्रीम वर्ड है इसके हिसाब से भी ये कैंसिल हो जाता है। स्टेटमेंट जो सेकंड है उसमें लिखा है कि बाढ़ और मरुभवन वन उन्मूलन के अनिवार्य परिणाम है, नहीं अनिवार्य परिणाम नहीं है,
सामान्यतः संभवतः परिणाम है, अनिवार्य परिणाम नहीं है। और दूसरी बात है ये एक एक्सट्रीम मोड है, तो उसके हिसाब से भी ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारा जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आप यहाँ पे इससे रिलेटेड इंग्लिश के पैसेज को भी पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, और ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें दिए गए हैं ऑप्शन। हम हमेशा ऑप्शन पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे, और जिसमें आपको इस तरीके के ऑप्शन दिए गए होते हैं, ठीक है, ऑप्शन देने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आप प्लीज़ 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 इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमको दिखाई देते हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट जो होता है ना, स्टेटमेंट दिया रहता है, तो ये हमको एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करते हैं इस तरीके का। तो आप प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा जीएस में भी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है कि दिया गया जो पैसेज है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सहायक होगा, ठीक। तो अब क्या सहायक होगा वो हमें देखना है, ठीक। तो इसमें वजह पूछा जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है कि कारण क्या हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे 31, उसमें कहा जा रहा है पूर्व धारणा। आप अगर शुरू से लेके अभी तक अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो वहाँ पे पूर्व धारणा, ठीक है, और कारण और बहुत सारे जो निष्कर्ष, इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने बताया है कि आप इसके अगर इस तरीके के वर्ड्स आते हैं तो आपके दिमाग में किस तरीके के पॉइंट्स क्रिएट होने चाहिए, ठीक, कहाँ पे ध्यान देना है। तो पूर्व धारणा इसका मतलब है कि कल्पना करनी है, एज्यूम करना है जो दिए गए हैं पैसेज में। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जलवायु से रिलेटेड पैसेज है, तो आप अपना कॉमन सेंस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है, चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का सामना करने और उत्पादक कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों की विविधता की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्राकृतिक परिस्थितियों की विविधता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए ऐसे फसल जिस किस्मों की आवश्यकता है जो सूखे, गर्मी और बढ़ती हुई जो CO2 के अंतर्गत अच्छा निष्पादन करें, ठीक है। तो जो अभी का जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो परिणाम उत्पन्न हो रहे, जो समस्याएं हैं सूखा और गर्मी और कार्बन के ज़्यादा होने की, उसमें भी वो अच्छा प्रदर्शित करें। लेकिन फसलों को चुनने के लिए निजी क्षेत्र और किसान प्रेरित प्रक्रिया अतीत अथवा वर्तमान दशाओं में अपनाई गई एक रूप किस्मों का समर्थन करती है, न कि उन किस्मों का जो अपेक्षाकृत गर्म, आर्द्र अथवा शुष्क दशाओं में सतत उच्च उत्पादन देने में समर्थ हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो किसान है और निजी क्षेत्र है वो वैसी प्रक्रियाओं को फॉलो कर रहे हैं वर्तमान में जो पहले से ही वो करते थे, उन किस्मों पे ही वो उनका ही समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे किस्मों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं जो स्पेशली गर्म या आर्द्र या शुष्क दशाओं में सतत रूप से ग्रो कर रहे हैं। ऐसी जहाँ के देशों की दशाएं हैं वहाँ से हमने वैसे पौधे उठाए और अपने यहाँ पे लगा लिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान फसलों, नस्लों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवांशिक संसाधनों की अपेक्षाकृत व्यापक निकायों को संरक्षित करने के लिए त्वरित प्रजनन कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ठीक है। तो अगर हमको संरक्षित करना है कुछ अच्छे फसलों और उनकी नस्लों को, तो उसके लिए प्रजनन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अपेक्षाकृत अक्षुण्ण परितंत्रों जैसे कि वनारोपित जल ग्रहण क्षेत्र, मैंग्रोव, आर्द्र भूमियाँ जल परिवर्तन के प्रभाव को रोक सकते हैं। तो ये सब जो है वो जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रभाव को रोक सकते हैं। तो बदलती हुई जलवायु के अंतर्गत ये परितंत्र स्वयं संकट में है। तो ये अभी स्वयं संकट में है, यानी कि जो जल ग्रहण करने की क्षमता है, मैंग्रोव है, आर्द्र भूमि है, ये खुद ही संकट में। तो ये क्या जलवायु परिवर्तन को रोकने में समर्थ अपना दिखा पाएंगी। और प्रबंधन उपागमों को अपेक्षाकृत अधिक पूर्व सक्रिय अनुकूली बनाना होगा। प्राकृतिक क्षेत्रों के बीच के संयोजनों जैसे कि प्रवासन गलियारों की आवश्यकता जातियों की अधिक गतिशीलता सुकुर बनाने के लिए होगी, जिससे कि जलवायु परिवर्तन का सामना किया जा सके।
यानी कि यहाँ पे संयोजन की आवश्यकता है जिससे कि जलवायु परिवर्तन का सामना किया जा सके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कहता है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, तो क्या इससे सहायता मिलती है जलवायु परिवर्तन का सामना करने में? तो हाँ। दूसरा स्टेटमेंट है अपेक्षाकृत व्यापक जीन पूल का संरक्षण। हाँ, जीन पूल का संरक्षण करने के लिए भी अनुसंधान कार्यक्रम वगैरह ये सब चलाने की बातें कही की गई हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि विद्यमान फसल प्रबंधन पद्धतियाँ, विद्यमान जो है मतलब अभी जो है इनके पास, अगर उसी फसल पद्धति को इस्तेमाल करेंगे तो हम जलवायु परिवर्तन का सामना नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको डिफरेंट पद्धतियों का सामना करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के पद्धतियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि पैसेज में लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो सी अगर कैंसिल हो जाता है तो ए सी डी ये कैंसिल हो जाते हैं, और बी जो हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन 4 जो है प्रवासन गलियारे, इसके बारे में लास्ट पैसेज के लास्ट लाइन में लिखा गया है। तो इस हिसाब से आंसर हमारा बी हो गया। क्वेश्चन जो है वो दूसरा कहता है कि पूर्व धारणा क्या है, कल्पना क्या हो सकती है, ठीक है, क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, ठीक है, उसमें लिखा है कि जीविका का विविधीकरण जलवायु परिवर्तन का सामना करने की एक योजना के रूप में कार्य करता है। हाँ, तो ये बात सही है। यहाँ पे देखो आप लिखा भी हुआ है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विविधता की आवश्यकता है। ठीक। दूसरा है एक धान्य फसल पद्धति को अपनाने से पादप किस्मों और उनके वन संबंधित समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप एक ही तरीके की अगर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो तो उस चीज़ में तो बढ़ोतरी होगी ना, समाप्ति की ओर कैसे अग्रसर होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी है वो दोनों ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं पैसेज नंबर 3, और इसका हम देखते हैं क्वेश्चन कि सार्वधिक निर्णायक और तार्किक निष्कर्ष क्या हो सकता है। ठीक है, आज शीर्ष पर्यावरणीय चुनौती जन तथा इनकी आकांक्षाओं का समुच्चय है। यदि आकांक्षाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की किफ़ायती प्रकार की हो तब बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं। क्या संभावनाएं बनती हैं? कि उस दृष्टिकोण की तुलना में जो पृथ्वी को एक विशालकाय शॉपिंग मॉल की ओर की भांति देखता है, ठीक है, हमें चमक दमक के आकर्षण के परे जाना चाहिए तथा ये समझना चाहिए कि पृथ्वी एक जैविक तंत्र की भांति कार्य करती है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं, आकांक्षाएं हैं, ठीक है, आजकल। तो इसमें आपको ये समझने के लिए गाइडलाइन दी जा रही है कि आप पृथ्वी को एक जैविक तंत्र की भांति कार्य करती है, उसको बात को समझिए, चमक दमक में ही मत रहिए, एक बड़े शॉपिंग मॉल की तरह पृथ्वी को सिर्फ मत देखिए कि इससे ये इस्तेमाल होगा भौतिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षण और प्रयोगवादी जो है ना दृष्टिकोण इस्तेमाल करना। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है कि पृथ्वी मानव की खाद्य वस्त्र तथा आश्रय की केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। केवल, और क्या ये बात स्टेटमेंट में लिखा गया है? नहीं, दोनों ही गलत है। मतलब दोनों ही आधारों पे ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने का एक मैं यानी कि एकमात्र, आप इसको देख रहे हो कि एकमात्र को इन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है, मार्ग जो है जनसंख्या को सीमित करना है। नहीं, ऐसा भी कुछ स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, और एक्सट्रीम वर्ड की वजह से भी ये कैंसिल होता है। ऑप्शन सी कहता है कि हमारे लिए जो उपभोक्तावाद को कम करना ही हित में है। ये बात तो सही, इस तरीके का ही जो है निष्कर्ष निकल रहा है कि उपभोक्तावाद जो दृष्टिकोण है उसको कम करना। खैर, लेकिन हम दूसरा भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि डी जो है कि केवल जैविक तंत्रों का ज्ञान ही हमें पृथ्वी को बचाने में सहायक है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा डी जो ऑप्शन गलत हो जाता है, और सी सबसे ज़्यादा सटीक आंसर यहाँ पे साबित होता है। जब स्टेटमेंट वाला देगा तो आपको पूरे के पूरे ही क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें ऑप्शन में जो नियरली स्टेटमेंट मैच करे और उसमें से भी सबसे ज़्यादा सटीक आंसर जो पूरे पैसेज को कवर कर रहा होता है, उसके निष्कर्ष को कवर कर रहा होता है, वो मिल जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड इंग्लिश का पैसेज है, और ये क्वेश्चन
ये दूसरा क्वेश्चन, और ये पैसेज थर्ड जो अभी हमने सॉल्व करा, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखते हैं हमारा पैसेज 4 क्या कहता है। और यहाँ पे है, क्वेश्चन कहता है कि इस पैसेज के लेखक का यह मत है कि, यानी कि इस लेखक ने जो भी लिखा है ऊपर में, उनका क्या मत है, ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो किस चीज़ का समर्थन करते हैं, ठीक। तो ये पैसेज में ढूंढना है। तो मत वगैरह जो है वो अगर पैसेज के ट्रिक के हिसाब से बताऊँ तो लास्ट में ही आपको मिलते हैं, लिखा होता है। बट हम देखते हैं कि क्या है। पैसेज को हम यहाँ पूरा पढ़ेंगे क्योंकि हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में सॉल्व कैसे करना है। हम चाहे कितना भी ट्रिक लगा लें, हम चाहे कितना भी कुछ भी करें, पर जब असल एग्ज़ाम में हम बैठते हैं, टेस्ट पेपर रूम पे बैठ के सॉल्व करना और फाइनल एग्ज़ाम में बैठ कर सॉल्व करने में अंतर हो जाता है। हम कभी कभी टेस्ट पेपर 1 घंटे में ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम है वहाँ पे वक्त उतना ही लगता है। तो मैं यहाँ पे कितना भी कुछ बता दूँ कि लास्ट में ट्रिक ये वो कर लेना, तो वो लास्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। पहले हमको जो बेसिक है अंडरस्टैंडिंग बनानी है, जो रूल फॉलो करना है उस पर ही चलना चाहिए, ताकि आपको सटीक आंसर तक आप पहुँच पाओ। तो पैसेज कहता है यहाँ पे कि कुछ लोगों का विश्वास है कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो या तो जन्म से होता है या बिल्कुल नहीं होता। यह सिद्धांत मिथ्या है, ठीक है, क्योंकि नेतृत्व की कला अर्जित की जा सकती है और अवश्य ही सिखाई जा सकती है। ये खोज युद्ध के समय में की गई है और प्राप्त जो परिणाम है प्रशिक्षकों को भी आश्चर्य में डाल सकते हैं। बाएं जाने या दाएं जाने के विकल्पों का सामना होने पर हर सैनिक जल्दी ही समझ जाता है कि किसी भी तरह जाने का एक त्वरित निर्णय लेना अंतरहीन चर्चा में लगे रहने से बेहतर है। किसी भी दिशा का एक दृढ़ चुनाव कर लें तो इसमें सही होने का तब भी संयोग हो सकता है जबकि कुछ ना करना लगभग निश्चित तौर पर गलत है। यानी कि यहाँ पे ये दिया गया है कि जो आप की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो जन्म से होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको सिखाया जा सकता है, ठीक है। और ये युद्ध के समय इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उससे ये पता चला है। तो एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस के बाद ये समझ में आई है कि कोई भी सैनिक को बेकार की चीज़ों में पढ़ने से ज़्यादा बेटर लगता है कि किसी भी एक दिशा को चुन लेना, यानी कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो चलिए इस आधार पे हम देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि नेतृत्व को केवल युद्ध के अनुभव से ही सिखाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे केवल जो है वो एक्सट्रीम वर्ड भी आ गया है, तो इस हिसाब से भी ये कैंसिल हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया है कि नेतृत्व को अर्जित भी किया जा सकता है और साथ ही सिखाया भी जा सकता है। हाँ, तो ये यही तो कहना चाहता है वैसे डायरेक्ट, अगर हम सोच पाए तो, लेकिन देखते हैं हम कहीं इससे भी बेटर ऑप्शन मिल जाए। तो सी देखते हैं कि प्रशिक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि अपेक्षा से अधिक लोग नेतृत्व अर्जित कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है इस स्टेटमेंट को लेके, आगे पढ़ सकते हैं कि डी में लिखा हुआ है कि कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पे उम्मीद दिखाई जा रही है। पैसेज में कहा जा रहा है कि भाई जो लोग ये कहते हैं कि जन्म से ही कोई लीडर होता है, ऐसी बात नहीं है, हम प्रशिक्षण से भी लीडर बनाए जा सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो युद्ध के टाइम पे हुआ है, ठीक। तो और यहाँ पे सी ऑप्शन जो दे रहा है कि प्रशिक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि अपेक्षा से अधिक लोग नेतृत्व अर्जित कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको लगेगा कन्फ्यूज़न के लिए, मैं सबके दिमागों के हिसाब से बता रही हूँ कि कोई दो स्टेटमेंट होता है जहाँ 50-50 का कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि नेतृत्व को अर्जित भी किया जा सकता है और साथ ही सिखाया भी जा सकता है। क्योंकि जो पहला हमने देखा था कि कुछ लोगों का विश्वास है कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो या तो जन्म से होता है या बिल्कुल नहीं होता। तो इस बात को जो लेखक है वो खारिज करते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ये एक मिथ्या है, क्योंकि ये एक कला है जिसको अर्जित किया जा सकता है, ठीक है, अवश्य ही सिखाया जा सकता है। तो ये भी बात सत्य है, ठीक है, लेकिन हमें इसको अर्जित भी किया जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है।
तो इस बात का ये जो है समर्थन करते हैं, मत देते हैं अपना। तो हमारा बी ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट है, यही करेक्ट है यार। तो ये है इंग्लिश का पैसेज 4 और ये है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।